अस्सलामुअलैकुम। हाउ डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने इम्तहान की तैयारी में लगे होंगे। इट्स मी प्रोफेसर अकील, मजीद एसारी स्टेडियम रोड कॉलेज में प्रिंसिपल होता हूँ। ताबानी कॉलेज समझे पिछले चंद सालों में ओवर 2 डेकेड्स इसमें मेरा बहुत कीमती और अहम वक्त ताबानी कॉलेज के अंदर गुजरा है, ताबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी भी, सिखाई भी। इज़ ए लॉन्ग जर्नी ऑफ माई लाइफ। बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा, अच्छे स्टूडेंट रहे। कराची में बड़ी तादाद में इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं कि जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, और इट्स माई प्राइड कि बहुत अच्छी जगहों पर बैठे हुए हैं और डिसीजन मेकिंग जगहों पर बैठे हुए हैं। ये हमारी बातचीत आपसे चलती रहती है, चलती रहेगी इंशाल्लाह। और इस वक्त इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये है कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी में कुछ हेल्प आउट किया जाए। एमसीक्यूज़ के हवाले से आपसे बात करनी है। और कि पहली बात तो ये देखिएगा कि एमसीक्यूज़ की कोई टेक्निक नहीं है। बहुत सारे लोग तरकीबें बता रहे होते हैं, दिस एंड दैट एंड वगैरह वगैरह। एक्चुअली एक ही तरकीब है कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि मैंने भी एग्ज़ाम के दौरान और क्लास में भी बच्चों को देखा कि बहुत क्विकली आंसर देने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात जहन में रखिएगा कि आपका जल्दी आंसर देना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, सही आंसर देना इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ कि आप अपना 80% पेपर अटैम्प्ट कर पाते हैं और सही कर जाते हैं तो यू माइट हैव टू हिट अ मेरिट, आप मेरिट हिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत जल्दी सारे सवाल कर दिए और उनमें से आधे गलत कर दिए तो बेटा फेल भी हो सकते हैं। तो व्हाट यू नीड टू कंसंट्रेट। पहली बात जो है बड़ी क्रिटिकल वो ये कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। देखिए, एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सी, जितने पेपर्स आप दे रहे हैं सब इक्वल मार्क्स के हैं, चाहे वो इंग्लिश के हैं, अकाउंट्स के हों, क्यूटी के हों, सरसमत के हों, दिस दैट सारे। एक्चुअली जस्टिफिकेशन ये कि हर पेपर के लिए आप एक इक्वल वेटेज दें, इक्वल टाइम दें। अब इकोनॉमिक्स में आपको नोट्स नहीं बनाने, रजिस्टर नहीं बनाने, रट्टा नहीं लगाना, तो ज़ाहिर टाइम तो आपको यहाँ सेव हो रहे हैं ना। तो ये टाइम आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बनाएं, लगाएं और खूब मेहनत करें, बार बार चीज़ों को पढ़ें, एक एक लाइन को ध्यान से ठहर ठहर के पढ़ें। हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मसला ये कि यहाँ एक स्टेटमेंट आता है ना कि जीडीपी की डेफिनेशन आती है, तो उस एक डेफिनेशन के अंदर 3 एमसीक्यूज रखे हुए होते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ईच एंड एवरी स्टेटमेंट जो हमने क्लास में डिस्कस किए, जो हमने वर्कशॉप्स में डिस्कस किए, या ऐसे भी मुझसे बच्चे बात करते रहते हैं। ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे मैं जवाब बहुत कम देता हूँ, लेकिन ये कि जहाँ जहाँ भी हमारा डिस्कशन हुआ मैंने हमेशा इनकरेज किया है कि बजाय इसके कि आप रट्टा लगाएं, आप कोशिश करें कि अपने कॉन्सेप्ट्स को इस्टेब्लिश करें, कॉन्सेप्ट्स को इस्टेब्लिश कर लें और उसके बाद आप फिर ये एमसीक्यूज अटैम्प्ट करें। जो भी आपके पास एमसीक्यू बैंक है, आपका बुक का काफ़ी क्रिटिकल एग्जाम के लिहाज से, और ये आपको मेरे ये स्टेटमेंट का आपको एग्जाम में मेरे अंदाज़ा हो जाएगा। और जो आपको दिए गए हैंड आउट्स, जो चीज़ें दी गई इन सबको करें। नेट खुला पड़ा है, हज़ारों के हिसाब से एमसीक्यूज मौजूद हैं। तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों की प्रैक्टिस करें और इसके अंदर कोशिश करें कि अपने टाइम को अरेंज करें। और टाइम पहली मर्तबा में अरेंज नहीं होगा, टाइम अरेंज होगा ओवर दी टाइम। प्रैक्टिस करते जाइए करते जाइए करते जाइए, आप अपने आप को आई कैप की टाइमिंग में मैनेज कर लेंगे। एक बार कर लेने में ये हल नहीं होंगी चीज़ें, ठीक है। तो अपने बुक को बार बार रीड कीजिए, लेक्चर नोट्स को बार बार रीड कीजिए, जो एमसीक्यूज कराए गए हैं, जो बुक में मौजूद हैं। एक आध जगह आंसर्स में इश्यूज हो सकते हैं, इट डज़ नॉट मेक अ बिग डिफरेंस, लेकिन यहीं से आप प्रैक्टिस मैटर उठाइए। और अगर आप समझते हैं कि उसमें परफेक्ट हो गए, अपनी बुक के, अपनी लेक्चर नोट्स के, अपनी जो आपको हैंड आउट्स दिए गए, अगर इन सब में परफेक्ट हो गए तो देन ऑब्वियसली यू कैन सर्च इंटरनेट और वहाँ से आप डाउनलोड करें, बेहिसाब मटेरियल मौजूद है, सॉल्व करते रहें। इवन वहाँ पे आपके पास मॉक टेस्ट मौजूद है, वो मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर ले तो उससे भी आपके अंदर परफेक्शन आएगी। कोशिश करें कि अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। ऑब्वियसली हमारे पास वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता, तो कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो आपसे शेयर करने, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और उसमें से उम्मीद है कि एग्ज़ाम में काफ़ी चीज़ें आएंगी जो मैंने वर्कशॉप में भी दिए हुए थे। इन्हीं को हम दोबारा यहाँ रिव्यू भी कर रहे हैं, इनके आंसर्स भी सिखा रहे हैं आपको, और एक एक करके इसको दिखते चले जाएंगे। इन एनी केस अगर आपको कोई बात करनी हो तो मुझे फ़ोन कॉल प्लीज़ किया कीजिए, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल होता है व्हाट्सएप पे अप्लाई करना, तो रिप्लाई करना, ठीक है। सो इसमें अगर आप चाहते हैं कि कोई रिस्पांस आए तो आप मुझे कॉल कर लें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ या सो नहीं रहा हूँ तो फ़ोन रिसीव मैं हर हालत में कर लेता हूँ।
ठीक है, थैंक यू। सो वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 5 और चैप्टर 5 के अंदर कुछ MCQs हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। इनमें पहला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखें, एक्चुअली तो आपसे नेशनल इनकम के बारे में पूछ रहे हैं, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। नेट लगा के थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया कि आप हो सकता है NNP की जानिब चले जाएं। इसमें जो ऑप्शन है आपके पास ऑब्वियसली ट्रेडिंग सरप्लस, an owner's proceed from the sale of his house, capital consumption, the interest received by the holder of government bonds। देखिए, आपको ये बात पता थी कि जो इनकम अप्रोच है उससे आपका जो नेशनल इनकम मिलती है वो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट से। तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपके पास आंसर जो आ रहा है वो डी आ रहा है। ठीक है, आंसर मेंशन है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कन्विंसिंगली कि रेंट इज द रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल, और सिंस रेंट इज द रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल तो लॉजिकल सी बात है कि आपके नेशनल इनकम इंक्लूड होगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर कहा गया कि 76 और 77 के दरमियान इथोपिया में इनके जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज कर गई है 15%, एंड एट द सेम टाइम इकोनॉमी के अंदर 5% इन्फ्लेशन रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स द नेशनल इनकम ऑफ इथोपिया 1977 एट 76 प्राइसेस, यानी जो बेस ईयर प्राइस होगा वो आपका 76 होगा। लॉजिकल सी बात है कि यार इसके अंदर हुआ क्या है कि आपकी 15% इंक्रीज हुई है नेशनल इनकम, लेकिन इन द मीन टाइम 5% आपका इन्फ्लेशन आ गया। तो जो एक्चुअल इंक्रीमेंट आया 10% है। अगर हम 76 को बेस बनाकर इसका इंक्रीमेंट देखते हैं तो आंसर इज 110। ऑब्वियसली इंडेक्स नंबर आप सारे लोग सीख चुके हैं कि 100 इज द बेस और उसके ऊपर 10% इंक्रीमेंट आ रहा है, क्योंकि 15% आपका नेशनल इनकम इंक्रीमेंट है, बट इन द मीन टाइम 5% इन्फ्लेशन उसको ऑफसेट कर रहा है। तो जो नेट इंक्रीज, नेट इंडेक्स आ रहा है वो 110, दैट इज बेटा। ठीक है, अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन GNP एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये तो ज़ाहिर यार बहुत सिंपल सा सवाल है कि आपकी GNP और NNP के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। दिस इज डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन अलाउंस या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस जो है हमारे पास इसमें आंसर सी गिवन है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये एक सवाल है जिसमें थोड़ी सी वर्किंग करनी है हमें। देखिए, आपके पास फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में 1500 मिलियन, और नेट नेशनल एक्सपेंडिचर आपके पास है 7750। बी केयरफुल, नेट नेशनल एक्सपेंडिचर 7750। उसके बाद है ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर एट मार्केट प्राइस 8000, एंड देन ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर एट फैक्टर कॉस्ट 8250। ठीक है, और आखिरी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर एट मार्केट प्राइस, दैट इज 9000। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए, डेप्रिसिएशन मैंने आपको कई मरतबा ये बात कही कि डेप्रिसिएशन इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड ग्रॉस वैल्यू, नेट एंड ग्रॉस वैल्यू। तो इसके अंदर अगर हम ये देखें तो हमारे पास नेट नेशनल एक्सपेंडिचर एट फैक्टर कॉस्ट and gross national expenditure at factor cost given. I repeat again, net national expenditure at factor cost and gross national expenditure at factor cost. इन दोनों का डिफरेंस है। अगर आप 8250 में से 7750 को लेस कर दें तो ऑब्वियसली 500 विल बी दी आंसर। ग्रॉस में से नेट को लेस कर दें तो आपके सामने डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। तो करेक्ट आंसर इज बी 500। द डिफरेंस बिटवीन द नेट एंड ग्रॉस ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, नेट एंड ग्रॉस मेजर ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। जी, अगेन सेम, तकरीबन सेम क्वेश्चन है ये, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस जो हमने एक सवाल पहले किया था। जनाब, क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग डेटा relates to national income of a country। किसी इकोनॉमी की नेशनल इनकम से मुतालिक हमें दी हुई है कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर्स,
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, ठीक है। देन टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर, अब तो ये रट गया होगा आपको कि टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर आर बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स, एंड रिमेंबर टैक्सेस ऑन इनकम आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो ये हमें जो टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं बेसिकली ये हमारा जनरल सेल्स टैक्स या वैल्यू एडिशन टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद हमें सब्सिडीज गिवन है, नेट फॉरेन रेमिटेंस, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें गिवन है, एंड देन डेप्रिसिएशन, ठीक है। द नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, एक्चुअली हमें क्या चाहिए, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें आपको ये पता है कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम GDP, उसके बाद उसमें से अगर हम नेट फैक्टर इनकम ऐड कर दें तो GNP, डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो NNP, और NNP में से फाइनली अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स लेस करके सब्सिडीज ऐड कर दें तो रिजल्ट विल बी योर नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसकी वर्किंग अगर चाहें तो हम दिखा देते हैं आपको बोर्ड पे। इसके अंदर आपके पास है सी, एक्चुअल इक्वेशन है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हमारी एक्चुअली हो जाती है क्या, GDP। और वैसे तो आपको ये चीज़ें रटी होनी चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको किसी किस्म की वर्किंग की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहरहाल इतना टाइम नहीं होता। 25,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी 5 है हमारे पास। उसके बाद एक्सपोर्ट्स हमारे पास 4,000 है, इंपोर्ट्स हमारे पास 6,000 है। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हमारे पास इनिशियली रिजल्ट कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 34 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जी, ये आ रहा है हमारे पास 33, ठीक है, 33,000, क्योंकि हमारे पास हो गया 35 प्लस 4 माइनस 6, तो ये हो गया 33, ठीक है। अब 33 में हमने क्या ऐड कर देना है, रेमिटेंसेस। तो अगर हम GDP में ऐड कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये आ जाती है हमारी GNP। इसका मतलब है कि अगर हम 33,000 में ऐड कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी GNP कितनी, 34,000, GNP आ गई। अब GNP आने के बाद इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को लेस कर दें, डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 2,000, तो GNP में से लेस कर दें हम डेप्रिसिएशन तो आ जाता है हमारे पास NNP, तो 34, इसमें से लेस कर दें डेप्रिसिएशन, ये कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, तो NNP आ गई हमारी 32,000। और ये पॉइंट था जो मैंने आपको कई बार कहा कि इसको केयरफुली कीजिएगा कि NNP इज अ नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, और इसमें आप ये पूछ रहे हैं कि नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइस, तो ये आपको रट जाना चाहिए कि अगर सोते में भी उठाकर पूछे ना कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस, सो द डिफरेंस बिटवीन टू इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। तो अगर हम अपनी NNP में से, जो कि नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस भी कहलाती है, लेस कर दें इनडायरेक्ट टैक्स और ऐड कर दें सब्सिडीज, तो रिजल्ट जो आता है ना वो होता है, अब हमारा जो एक्चुअली पूछा गया है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, तो ऑब्वियसली 32 है ये हमारा NNP। इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर दैट इज 4,000, ये लेस कर दें,
सब्सिडीज 1000, ये आप क्या करें, ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 29. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, तो एक्चुअली आपका ये जो आंसर है इसका 29 बनना है, दैट इज बी. सो इसमें कोई ख़ास काम नहीं था, ये काम मैंने काफ़ी क्लास में आपको कराया हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छा, दूसरी बात ये कि एक्चुअली सारी इक्वेशन आपके जहन में होनी चाहिए. मसला ये है कि अगर ये क्वेश्चन आपके जहन में नहीं होगी और ये सारी वर्किंग आप करेंगे तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. लेकिन अगर आपको डाउट हो कि यार ये वर्किंग मेरी ठीक है या नहीं है, तो फिर प्लीज़, जैसा मैंने शुरू में कहा कि आपका आंसर जल्दी देना इंपॉर्टेंट नहीं होता, करेक्ट देना इंपॉर्टेंट होता है. तो फिर आप ये फॉर्मल इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व कर लें. अदरवाइज इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि यू कैन मेक इट, तो आप बगैर ये सारी फॉर्मेलिटीज़ के भी इसको आंसर कर सकते हैं, क्योंकि वर्किंग के कोई मार्क्स आई कैप आपको देने नहीं जा रहा. ठीक है, सो 29 इज द करेक्ट आंसर. अच्छा जी, नाउ ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर आते हैं हम आगे. ट्वेंटी 29 वॉज द करेक्ट आंसर. अच्छा जी, अब अगला सवाल आ रहा है, इसमें हमें टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं. टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 53 और प्राइवेट कंजम्पशन है 283. जाहिर है इसका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से कोई ताल्लुक नहीं है. ट्रांसफर पेमेंट्स, टोटल पर्सनल इनकम 333, इसका भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है. ट्रांसफर पेमेंट्स, गवर्नमेंट जो पेंशंस और अनएम्प्लॉयमेंट डोज वगैरह देती है वो इसमें आ जाते हैं. और अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, ऑब्वियसली ये रिटेन अर्निंग है. अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ऑफ कॉर्पोरेशंस बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ये ज़ाहिर है रिटेन अर्निंग है. 43 आ गई. तो हमसे क्या मांग रहे हैं, व्हाट इज द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है. देखिए, एक्चुअली टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिए गए और पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें एक फार्मूला आप नोट करके रखिएगा जरूर, इसको देख लेते हैं. एक सेकेंड. इसका जो फार्मूला है वो है, लिख लें आप इसको. इसका फार्मूला है, इसमें पूछे हैं आपसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. ये जो है ना इक्वल होता है किसके, ये होता है टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लेस ट्रांसफर पेमेंट्स. ठीक है, ये याद रखिएगा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कहीं भी मिस हो सकता है. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्चुअली इक्वल टू टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लेस ट्रांसफर पेमेंट्स. तो अब टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 53 और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है हमारा, ट्रांसफर पेमेंट हमारी है 33. तो 53 में से हम 33 लेस कर दें तो 20 अल्फा विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये बेटा ध्यान में रखिएगा. ये हिडन फार्मूलाइज होते हैं, इनमें से आपसे पूछ सकते हैं कुछ भी है. ठीक है, जी. तो 20 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस. अच्छा जनाब, इसके बाद ये देखिएगा, सपोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द नेशनल इनकम ऑफ मनी टर्म्स हैज राइज बाय 6%, यानी नॉमिनल इनकम आपकी जो है 6% बढ़ गई है. एंड the price have gone up by 4% and the total population is increased by 2%. The approximate change in real per head has been, जनाब
देखिए ये आपसे पर कैपिटा इनकम में चेंज के बारे में बात करें कि पर कैपिटा इनकम में कितनी चेंज आ रही है। वो ये है कि आपकी जो नॉमिनल इनकम है वो 6% बढ़ गई, ठीक है। दूसरे एंड पे जो इन्फ्लेशन है 4% आ गया है, तो 6% आपका इंक्रीमेंट आ गया, 4% आपकी इन्फ्लेशन की वजह से बाइंग पावर कम हो गई, 2% पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। तो एक्चुअली वो जो 6% इंक्रीमेंट था पूरे का पूरा ऑफसेट हो गया, 4% उसको इन्फ्लेशन ने ऑफसेट कर दिया, 2% पॉपुलेशन ऑफसेट कर दिया। तो ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम में गो के नेशनल इनकम 6% बढ़ गई है, लेकिन दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द नेशनल इनकम बट दे आर आस्किंग अबाउट द पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम में ऑब्वियसली कोई चेंज इसमें नहीं आने जा रहा, और रियल पर कैपिटा इनकम में प्लीज कीप इन माइंड नॉमिनल पर कैपिटा इनकम तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है। ये रियल पर कैपिटा इनकम के अंदर आप इन्फ्लेशन को ऑफसेट कर देते हैं, तो इन्फ्लेशन ऑफसेट होगा 4%, 2% पॉपुलेशन ऑफसेट करेगी, तो जो नेट रिजल्ट है विल बी 0। इसका मतलब है कि इनकम में 6% इजाफे की वजह से आपकी पर कैपिटा इनकम में कोई चेंज नहीं आने जा रही, तो नील डेका विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए एक और अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द टेबल शोज द इनकम एंड डिडक्शन फ्रॉम एन इनकम फॉर अ मैन इन 2 सक्सेसिव वीक्स। एक बंदा है जिसकी 2 हफ्ते की इनकम और उसके अंदर से जो डिडक्शन है उसका हमें इंफॉर्मेशन दिए। वीक 1 में इसकी इनकम थी 45, इनकम टैक्स इसमें से कट रहा था 1 रुपीज, और नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इसका था 2 रुपीज, ठीक है। तो आप ये देखिएगा एट द एंड ऑफ द डे के टेक होम मनी कितनी बन रही थी, 45 में से 1 रुपया इनकम टैक्स डिडक्ट हो गया एट सोर्स, और 2 रुपीज नेशनल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन में चलेगा या नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन में चलेगा। तो कितना बचा आपके पास 42। नॉट सीरीज नेक्स्ट वीक में सूरत हाल की इसकी अर्निंग 46 है, लेकिन इन द मीन टाइम इनकम टैक्स बढ़ के 1.5 रुपीज या $1.5 हो गया, और नेशनल इनकम नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 2.5 हो गया। तो आप देखिए 46 तो इसकी अर्निंग हो गई, 1.5 एक डिडक्शन, 2.5 दूसरी डिडक्शन, तो यहां पे भी जो इसकी नेट टेक होम इनकम बन रही है वो 42 बन रही है। तो व्हाट इज द चेंज इन हिज डिस्पोजेबल इनकम, क्या चेंज होगा? जाहिर है पहले भी 45 थी और अब भी 45 है, तो दिल बी नो चेंज, 0 सी, ठीक है, सी विल बी द आंसर। अच्छा जी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री इज $1000 एंड द रिटेल इंडेक्स कितना है इसका? रिटेल इंडेक्स स्टैंडर्ड इज 150। What is the country's gross product value in the price of base year of the retail price index? ये आरपीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा, और इसमें कह रहे हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारी 1000 है, रिटेल इंडेक्स हमारा 150% है। तो सिंपल सी बात है कि जीएनपी को आप रिटेल इंडेक्स से डिवाइड कर दें, इसकी वर्किंग शो कर देते हैं हम। क्या पूछ रहे हैं आपसे? What is the country's gross national product value in price of base year, यानी रियल इनकम पूछ रहे हैं आपसे। देखिए इसको, इसकी सूरत हाल होगी जनाब कि आपकी जो चेंज आएगी जीएनपी में, या जो हमारी रियल जीएनपी आएगी वो होगी 1000, जो कि एक्चुअली नॉमिनल है, और रियल इंडेक्स कितना है हमारा 150%। इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो हमारा 666, ठीक है। तो देखिए ये जो इसकी नॉमिनल जीडीपी है वो तो ज़ाहिर है $100,000 आ रही है, लेकिन जो रियल जीएनपी आएगी यूजिंग द बेस ईयर ऑफ 2000, यूजिंग द बेस ईयर ऑफ प्रीवियस वन, तो ये जो रिजल्ट आएगा 666 आएगा इसका, यानी लास्ट ईयर को बेस ईयर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। उसमें 150 चेंज आई थी, 150 जो आपका जीडीपी डिफ्लेटर कह लें, उससे डिवाइड कर दें तो आपको रियल इनकम पता चल जाएगी। रियल इनकम विल बी 666। एक्चुअली ये जीडीपी डिफ्लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जीडीपी डिफ्लेटर आपको याद होना चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी होता है, उसी के लिहाज से ये सब्सटीट्यूशन किए कि हमारी जो रियल जीडीपी है इसको बल्कि और हम क्लियर कर देते हैं। रियल जीएनपी जो भी आपकी 666 होगी, ठीक है।
द कन्वर्ट, ये इसमें तो कुछ टाइपिंग एरर हुई हुई है, लेट मी सी इट। Okay, to convert the GNP at factor cost to GNP at market price, it is necessary। इसमें क्या होगा यार, ये तो रट जाना चाहिए आपको। अभी भी मैंने कहा ना, ये तो सोते में भी आपसे उठाकर पूछें कि GNP at factor cost और GNP at market price, डिफरेंस है इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा जी, ये ज़रा देखें, ये सवाल ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है। एक डायरेक्टर बिकम्स रिडेंडेंट, रिडेंडेंट से मुराद सरप्लस हो गया, उसको निकाल दिया गया, कंपनी का मर्जर हुआ उसके नतीजे में। उसकी सैलरी थी 30,000, ठीक है। अच्छा, 30,000 रुपये तो उसकी सैलरी हो गई माइनस, उसको निकाल दिया गया। 30,000 सैलरी थी, जाहिर उसको नहीं मिल रही अब। एंड ही इज इंटाइटल्ड टू ए पेंशन ऑफ 15,000, अब उसको 15,000 रुपये पेंशन मिल रही है, लेस 50% ऑफ एनी इनकम ही अर्न ओवर एंड अबव 10,000, यानी 10,000 रुपये उसको और एक्स्ट्रा मिल रहे। इन दिस फर्स्ट ईयर, इन हिज फर्स्ट ईयर ही अर्न ₹20,000 इन कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी के तौर पे उसने काम शुरू कर दिया। उसको कितने मिले? 20,000 रुपये ले। और उसने क्या किया, 2,500 रुपये बचाए। कैसे कि अपने गार्डनर को उसने निकाल दिया कि भाई अब मेरी जॉब चली गई है, तुम भी जाओ। तो इसके अंदर देखें, जो लॉस ऑफ इनकम आपके सामने आ रहा है वो 30,000 है, और एक और जो लॉस ऑफ इनकम आ रहा है वो है 2,500। अब ये जो पूछ रहे हैं, द रिजल्टिंग नेट रिडक्शन इन मेजर ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में नेट रिडक्शन कितना हुआ है। देखें इसको भी ज़रा अपनी टेबल पे, इस बोर्ड पे देख लें। जी देखिए, इसकी जो इनिशियल इनकम आई है वो तो जो लेस होगी वो होगी 30,000। इसको यहाँ देख लें, 30,000 कौन सा क्वेश्चन है, ये 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, इसको ये मिक्स मत कीजिएगा। 30,000 ये तो हो गई लेस। उसके बाद 15,000 इसको पेंशन मिलना शुरू हो गई, ये हो गई इसकी ऐड। अच्छा जी, उसके बाद 10,000 रुपये इसकी और दूसरी इनकम आ गया, वो मैंने 10,000 दूसरी इनकम इसने रिसीव कर ली। फिर इसके बाद कंसल्टेंसी से इसने कितना रिसीव किया? 20,000। और फिर ये हुआ कि इसने अपने गार्डनर को फारिग कर दिया, तो जो नेशनल इनकम है उसमें एक 2,500 रुपये की कमी हो गई जो ये गार्डनर को दे रहा था। गार्डनर को फारिग कर दिया तो उसकी जॉब खत्म हो गई। तब ये जो रिजल्ट आएगा, देखें अब ये इसमें 15 और ये 30, 45 में से आपके 32 लेस हो जाएंगे, तो बचेंगे 12,500। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 12,500, दैट इज सी। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। देखिए इसमें ज़रा थोड़ा क्रिटिकल केस है ये। इसमें 30,000 उसकी इनकम चली गई, 2,500 गार्डनर की इनकम चली गई, तो नेशनल इनकम में से तो एक्चुअली ये 32,500 की कमी हुई है। लेकिन इन दी मीन टाइम 20,000 रुपये उसने कंसल्टेंसी से कमाए, 15,000 उसको पेंशन मिली है, और 10,000 रुपये उसको ओवर एंड अबव मिले हैं। तो इन सारों को मिला दे तो 45,000 का एक्चुअली उसका गेन हुआ है, ठीक है, और 32 का लॉस हुआ है। तो जो चेंज आया इनकम में वो 12,500 का है। ठीक है जी। इसके बाद अगला इसका पॉइंट देखना है। ये सिंपल सा सवाल है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस जेड माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस है ऑब्वियसली है, तो जीडीपी में हम क्या ऐड करें कि हमारी जीएनपी आ जाए, और जीएनपी में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी। तो Z इज़ ऑब्वियसली नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा हाँ, ये ख्याल रखिएगा कि मैंने आपको आम तौर पे जो रूटीन में विकेबलरी यूज़ करवाई है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखवाई है।
अच्छा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नेट फॉरेन रेमिटेंसेस या नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन तमाम की मीनिंग एक ही है। नेट प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक फैक्टर के हवाले से है, लेकिन नेट फैक्टर क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा डाइवर्सिफाइड विकेबलरी है, तो वो इसलिए हमने इसको नेट फैक्टर इनकम, और डिफरेंट बुक्स में नेट प्रॉपर्टी इनकम लिखा हुआ है, इवन आपकी स्टडी पैक में भी नेट प्रॉपर्टी इनकम लिखा हुआ है एक दो जगह, तो यू कैन यूज़ इट नेट प्रॉपर्टी या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इन दिस पर्टिकुलर केस कि अगर आप ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में अपनी नेट प्रॉपर्टी इनकम ऐड कर देंगे और उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, तो ऑब्वियसली आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। और ख्याल रखिएगा, इट विल बी नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। Net national product is derived from the gross national product. Net national product is derived from gross national product by जी जनाब subtracting capital consumption। इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी आ गई इसमें सवाल की। बहरहाल डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे आप, मैंने अभी शुरू में आपसे कहा कि अगर जीएनपी में से एनएनपी को लेस कर दिया जाए तो जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया जाए तो एनएनपी आ जाता है आपका। तो इसमें यही आपसे पूछ रहे हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकाली जा सकती है जीएनपी से, ऑब्वियसली बाय सब्ट्रैक्टिंग कैपिटल कंजम्पशन। सही, डी इज द आंसर। अच्छा, वैल्यू ये कह रहे हैं द फॉलोइंग फिगर वर एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ कोविड-19। कोविड-19 वायरल अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन सपोज कि इसके प्रेशर के ख़त्म होने पे कुछ डाटा हमारे पास आया। उसमें पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आउटपुट कम हुआ है इकॉनमी का वो 2000 मिलियन कम हुआ है, और वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा लीजर टाइम टू कोविड-50, डिक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू ज़ाहिर है जब आपकी इनकम कम होगी, आउटपुट कम होगा, तो टैक्स रेवेन्यू भी कम होगा। इंक्रीज इन सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, ये जो कोविड अलाउंस दिया अमेरिकन शहरियों को, मैं इसकी बात करूँ, पाकिस्तान में भी दिया गया एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, तो बहरहाल वो भी हमारी इनकम का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके बाद ये हो रहा है कि एक्स्ट्रा पेमेंट टू पुलिस ड्यूरिंग कोविड। देखिए, कोविड में पुलिस ने ज़ाहिर है ज़्यादा काम किया, पुलिस को जो कोविड के रूल्स थे, कोविड के जो गवर्नमेंट SOPs दे रही थी, उनको इन्फोर्स करने के लिए पुलिस को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। तो पुलिस की जो पेमेंट थी वो ज़ाहिर अर्निंग में चली गई, उन्होंने ज़्यादा कमाया। तो हुआ ये कि आपके जो लॉस ऑफ आउटपुट हुए है 2000 हुआ है, और पुलिस ने जो एक्स्ट्रा इनकम कमाई है वो 150 कमाई है। अब देखते हैं सवाल क्या पूछ रहे हैं आगे। सवाल पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिजल्टिंग डिक्रीज इन द मेजर ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या कमी होगी। देखिए, पहले तो 2000 तो लॉस आ गया, ज़ाहिर है उससे नेशनल इनकम में कमी होगी, लेकिन इन द मीन टाइम पुलिस ने 150 रुपये या 150 मिलियन रुपए कमाए, तो वो एडिशन हुआ। तो जो नेट रिडक्शन हुआ है आपकी नेशनल इनकम में, टोटल वैल्यू 2000 लॉस थी, पर 150 मिलियन का एडिशन हुआ, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 1850। ये इन्होंने आंसर इसके अंदर गलत किया हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, इसके आंसर को सही कर लीजिएगा। $1850 will be the correct answer. D is not the correct answer, क्योंकि देखिए 2000 एडिशन हो रहा है, 150 का लॉस हो रहा है, सॉरी 150 का इनकम एडिशन हो रहा है और 2000 का लॉस हो रहा है। तो एक्चुअली जो चेंज आ रहा है वो हमारा आ रहा है 1850। 1850 इज द करेक्ट आंसर, 1850। अच्छा जनाब, इनकम फॉर विच नो गुड और सर्विस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज, यानी फ्री फंड में जो आपको पैसे मिल जाते हैं। मैंने कहा था ना, पॉकेट मनी इज एक्चुअली दी पॉकेट मनी। आपको पैसे मिल रहे हैं बगैर किसी काम के, गिफ्ट, पॉकेट मनी, डावरी और वगैरह वगैरह, जो भी आपको फ्री फंड के पैसे मिल जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो यहाँ पे ये है ट्रांसफ़र पेमेंट। यार इसको प्लीज़ सही कीजिएगा, अनदर टाइपिंग मिस्टेक। ये ट्रांसफ़र अर्निंग नहीं है, हाँ सॉरी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। कि ये ख्याल रखिएगा, एक छोटा सा मैं करेक्शन कर दूं आपको। यहाँ एक इसमें गिवन है ट्रांसफ़र पेमेंट और एक है ट्रांसफ़र अर्निंग्स। ये दो बड़ी सिमिलर विकेबलरीज हैं और बच्चे लिखने में बड़ी इसमें
क्या कहते हैं गैर मोहतात होते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो रिटेन अर्निंग्स और ट्रांसफर पेमेंट ये दोनों कॉन्ट्रा कॉन्सेप्ट हैं। रिटेन अर्निंग्स क्या है कि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ट्रांसफर पेमेंट क्या है कि इनकम रिसीव विदाउट एनी अर्निंग, विदाउट एनी फैक्टर सर्विसेज, बगैर कमाए फ्री फंड में जो पैसे आप लेते हैं। तो ये ट्रांसफर पेमेंट इट इज नॉट ट्रांसफर अर्निंग्स, इसीलिए ये ऑप्शन मैंने यहाँ रखा था खासतौर पे ट्रांसफर अर्निंग्स का, कि आप इसको जहन में रखिएगा। कभी भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ट्रांसफर अर्निंग की विकेबलरी यूज नहीं होगी, किसी भी जगह नहीं होगी, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। इनमें से कई बच्चे ट्रांसफर अर्निंग आंसर कर देंगे। इट्स नॉट ट्रांसफर अर्निंग बट इट इज ट्रांसफर पेमेंट। जो आपको फ्री फंड में पैसे मिल जाते हैं, बगैर फैक्टर सर्विसेज के, बगैर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के जो पैसे मिल जाते हैं, वो आपकी ट्रांसफर पेमेंट कहलाती है। तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, चलेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री? जी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होंगे, वेजेस शामिल होती हैं, जो एंटी का काम करते हैं वो शामिल होता है, डिविडेंड रिसीव बाय द शेयर होल्डर वो रिसीव इसमें नेशनल इनकम में शामिल होता है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्या है? अगेन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इज ट्रांसफर पेमेंट। ये पर्सनल इनकम में तो शामिल हो सकता है लेकिन नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता। आई रिपीट अगेन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आर ट्रांसफर पेमेंट। ये आपकी पर्सनल इनकम में तो शामिल होता है बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इज द करेक्ट आंसर। जनाब, द टेबल शोज द डेटा फ्रॉम ए कंट्री, ऑलमोस्ट सेम डेटा है और इसको आप कैलकुलेट करके भी अभी देख चुके हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर भाई? हाँ, इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसको सही कर लीजिए। 32 इज द करेक्ट आंसर। Another missing in our typing area. Correct answer is 32. आप इसको कैलकुलेट कर लें, अभी हमने निकाला था। देखिए ये पूछ क्या रहे हैं आपसे, ये नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पूछ रहे हैं, एनएनपी पूछ रहे हैं, एनएनपी। तो एनएनपी क्या होगा इसके अंदर? आपका एनएनपी होगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये हमारे पास हो जाएगा 33 और उसके बाद इसमें से हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 34 और फिर उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे जो कि 2000 है। तो करेक्ट आंसर इज 32। ठीक है, इसको बेटा ऐड कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर इज 32। तो ये हमारे पास ये चैप्टर 5 के ये एमसीक्यूज यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। कंप्लीट होने से मुराद एक हमने आपको क्लास में भी करवाए थे और यहाँ भी देखे हैं वर्कशॉप में। तो ये आप इसको प्रैक्टिस कीजिए दोबारा, कुछ कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होंगे। और अगर आपको देखिए कोई मुझसे बात करनी तो प्लीज़ यार इसे मैसेज के मुझे फ़ोन कर लिया करें। आप लोग ये जो मैसेज छोड़ते हैं ना उस पर व्हाट्सएप पे, मेरे अगर आप फ़ोन देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि इतना व्हाट्सएप मटेरियल होता है कि उसको मेरे लिए मैनेज करना मुमकिन नहीं है। तो फ़ोन कर लें, 2 मिनट की बात होती है, क्योंकि कोई बड़ी क्यूरीज नहीं आती है, मैंने देखा आपकी तरफ से। तो इन एमसीक्यू से मुतालिक अगर कोई आपको सवाल पूछना हो तो मुझसे बात कर लीजिएगा फ़ोन पे। मज़ीद ये कि हमारे मज़ीद इसमें वीडियोज़ आएंगी और इसमें आने वाले चैप्टर 7 ख़ास तौर पे कंजम्पशन वगैरह बड़ा क्रिटिकल, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर क्रिटिकल चैप्टर है। इसके कुछ एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस करेंगे और देन ऑनवर्ड हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा टॉपिक है। इन तमाम के एमसीक्यूज़ आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।